प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो आज हमको क्या पढ़ना है? अखाद्य फसलें के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। तो रबर क्या कह रहा है, तो चलिए जानते हैं रबर क्या कह रहा है मुझे। रबर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है, ये क्या है? भूमध्य रेख क्षेत्र की एक फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। मतलब इसका अर्थ क्या है? परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम्र और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग में प्रयुक्त होती है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो चलिए बता देते हैं, जो उद्योग में प्रयुक्त होता है इससे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं। क्रियाकलाप में जान लेते हैं। उन वस्तुओं की सूची बनाएं जो रबर से बनी है और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए सूची बना के आप लोग तैयार कीजिए और उसके बाद आंसर देने का मेरा बारी है। चलिए सूची बना के तैयार कीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए कि हम बन के रेडी है, और उसके बाद आंसर मैं बता दूंगा। चलिए आइए। रेशेदार फसलें। चलिए अब रेशेदार फसलें के बारे में हम जान लेते हैं क्या कह रहा है। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगी जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसल हैं। इनमें से पहले 3 मिट्टी से फसल उगने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े में कोकून से प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बताते हैं। जैसे कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसल है। इनमें से पहली 3 मिट्टी फसल उगने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम की कीड़े और कोकून से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बताते हैं। आइए आइए आइए, आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हाँ चलिए, जो मरवाली पेड़ की हरी पत्तियों पर पतला रेशम उत्पादन के लिए रेशम की कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। जो मरवाली पेड़ होते हैं उनकी हरी पत्तियों पर पतला है, जो रेशम उत्पादन के लिए रेशम की कीड़ों का
पालना रेशम उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं, आगे कौन सा टॉपिक्स है। कपास के बारे में बताते हैं। आइए 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 आइए, आप सभी लोग जल्द से जल्द आ जाइए। कपास क्या है, चलिए हम जानते हैं। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, जो सूती कपड़ा उद्योग के कपास एक मुख्य कच्चा माल है, जो कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान। दक्कन पठार से शुष्क भागों में काली मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयोग मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला सहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ के फसल और इसे चलिए कपास के बारे में बता देते हैं, तो आगे में हम आपको सॉल्यूशन कर देते हैं। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। भारत को कपास का पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। मतलब सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक कच्चा माल है, जो कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। जो कपास का उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 में दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयोग मानी जाती है। इस फसल को उगने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या अधिक सिंचाई, मतलब इसका जो उगने का जो तापमान होता है उच्च तापमान चाहिए और हल्की वर्षा चाहिए या सिंचाई 2010 पाला सहित रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब 210 पाला सहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। यह क्या है, खरीफ की फसल है और इससे चलिए और इससे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। मतलब पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए अब जूट के बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है जूट। आइए सभी लोग ज्वाइन कर जाइए, सभी लोग ज्वाइन कर जाइए। चलिए तो जूट के बारे में जान लेते हैं। जूट को सुनहरा रेशेदार कहा जाता है। जूट की फसल के मैदानी में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होने लगती है।
इसमें इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान आवश्यक होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है और इसका प्रयोग बोरियान, चट्टानों, रस्सी, तंतु और धागे, गालीचे और दूसरे दस्तकारी की वस्तु बनने के किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम लेसों को पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसका मांग कम हो रही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं क्या होता है। जो जूट को सुनहरा रेशेदार कहा जाता है। जूट की फसल बाद में मैदानी में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी से उगाई जाती है, जहां हर वर्षा बाद से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इस बढ़ने में समय और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय में जूट की मुख्य उत्पादक राज्य है। इसका प्रयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु एवं धागे, गलीचे और दूसरे दस्तकारी की वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। इसका उच्च लागत के कारण और कृत्रिम लेसों पे पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्ष की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अनुभव के लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के संसाधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में भी किसान खेत बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उलटन पर निर्भर है। उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह महत्वपूर्ण चुनौती है। चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में जानते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्ष से की जाती है, मतलब भारत में हजारों वर्ष से कृषि किया जाता है, परंतु प्रौद्योगिकी संस्थागत परिवर्तन के अभाव के लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास
अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के संसाधन का विकास होने से अपवर्तन भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुत बड़का चुनौती बाटे। ठीक बा, तो चलिए आगे बताते हैं। 7% से भी मतलब 7% से भी हाँ 7% से भी अधिक लोग को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकों एवं स्थानगत सुधार लाने की आवश्यकता है और स्वतंत्र में पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदार आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह दुखतों के बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। मतलब लगभग 7%, ठीक है, लगभग 7% अधिक लोग को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। मतलब इसका अर्थ हुआ आपका, हम बता देते हैं। मतलब 7% जो होता है ना किसान, 7% अधिक लोग आजीविका प्रदान मतलब अपने आजीविका प्रदान करने वाले कृषि गंभीर तकनीकों एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्र में पश्चिम देश में स्थानगत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि का पुश्तैनी मतलब पूर्वजों द्वारा अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बट जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए, भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसका लागू करने में ढली गई
ढील की गई। मतलब जो भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसमें लागू करने में ढीली हो गई। मतलब कानून जो सुधार करने के लिए बनाया गया था उसको लूज कर दिया गया था, मतलब कमजोर कर दिया गया था, ढीला कर दिया गया था। 1960 मतलब 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधार की शुरुआत की और पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इस कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 से 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस देश में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा। देखिए बहुत अच्छा बात कहा है, चलिए गौर कीजिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा। पहले सुखालो था, बाढ़ो था, चक्रवातो था, आगो था तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। मतलब ये जो कर रहे हैं, मतलब फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सीमित थे। ठीक है, और किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की। कुछ योजना सरकार ने शुरू भी कर दी है। इसके अलावे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसान के लिए मौसमों की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्य प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों को शोषण से
बचने के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, किसान पोर्टल वेबसाइट दे दिया गया है। आप जाके इसको एक स्कैन कर लेना। ठीक है, ये जो है लुकिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, किसान पोर्टल वेबसाइट, ठीक है, से कृषि बागवानी कृषि योजनाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के लाभों के बारे में चर्चा करें। ठीक है, इस पे जाके अपने जो भी समस्या है उसका निवारण ले सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ये किसान भाइयों के लिए निकाला गया योजना है। चलिए भूदान ग्रामदान, देखिए भूदान और ग्रामदान। ठीक है, महात्मा गांधी के विनोबा भावे जिसमें उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, जो अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा के लिए गहरी आस्था थी। गांधी जी को शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाया के विनोबा भावे के लगभग पूरे देश में पद यात्रा की। एक बार जब आंध्र प्रदेश के एक गांव में पेचोमपल्ली को बोले रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक पालन पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वाजुद तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करने उनके लिए जमीन मुहैया करवाए, मतलब जमीन को दिया जाए। सरकार जिसके पास जमीन नहीं है मुआवजा करवाता है सरकार की, देता है। क्या होता है उसका बहुत प्रक्रिया है भाई, तो वही बताया जा रहा है। ठीक है, अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी आठ खेत हुक और उन्हें 80 भूमिहीन ग्रामीण को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे में यात्राएं की और अपना ही विचार पूरे भारत में फैलाए।
कुछ जमींदारों ने, जो उनके गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरे गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपने भूमि का एक हिस्सा दान कर दिया था। विनोबा भावे द्वारा किए गए भूमिदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। बताओ, क्वेश्चन पूछ देगा। रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया कौन, मतलब रक्तहीन क्रांति का नाम कौन दिया? देखिए, विनोबा भावे द्वारा किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति नाम दिया गया। मतलब विनोबा भावे ने ग्रामदान और भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि कंटेंट देने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप सभी को। चलिए प्यारे साथियों, आप सभी का यहाँ तक सिलेबस समाप्त हुआ और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सिलेबस लेके आते हैं। और प्यारे साथियों, 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं आप सभी लोग, तो टेंशन नहीं लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लड़वा देंगे। इस बार 90% स्कोरिंग है, इस बार 90% आपके क्वेश्चन लड़ जाएगा इससे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचते रहें। जय हिंद।